आव 16 हिंदी 3 पैदल सेना इकाइयां, जिनमें से अधिकांश मरम्मत और रखरखाव तकनीशियनों से बनी थी, भारी मेचा के 4 विंगों के साथ यूरेनियम खदान में युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। यहां से वे युद्ध के बाद बचे मेचा की मरम्मत करेगी और आने वाले हफ्तों में पूरे क्षेत्र में मेचा और स्पेयर पार्ट्स भेजने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल इकट्ठा करेगी। दलदल को अस्थायी रूप से दुश्मन बलों से मुक्त माना गया था, क्योंकि मेचा इकाइयां यहां के पास उतरी थीं और क्षेत्र के किनारों तक फैल गई थीं, तथा नार्सियन गढ़ों पर हमला करने वाली विभिन्न सेनाओं में शामिल हो गई थीं। लैंडर्स के अंतिम दौर के बाद अधिकाधिक संख्या में दिग्गजों ने आक्रमण करने के लिए लक्ष्य की तलाश में इधर उधर घूमने के बजाय बचाव के लिए खुदाई शुरू कर दी थी, जिससे युद्ध के प्रवाह में बदलाव आया और कैप्लर सेना को लाभ की स्थिति में ला दिया गया। हालांकि नार्सियनों के पास कोई विकल्प नहीं था। इतने सारे मेचा आ गए थे कि वे अब यूं ही भटक नहीं सकते थे। उन्हें ग्रह के उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना था जो पहले से ही उनके कब्जे में थे। जनरल मॉन्स, हम खदान स्थल पर पहुंच गए हैं। आपकी यूनिट के अनुमान के अनुसार इसके पहुंचने में कितना समय लगेगा? उस क्षेत्र में तैनात मरम्मत और डिजाइन बल के प्रमुख ने सुरक्षित कमांड चैनल पर पूछा। बेशक, इच्छित प्राप्तकर्ता शक्तिशाली फालेंक्स श्रेणी के कार्पे नोक्टिम का पायलट था, जिसे पिछली लहर के दौरान चुपचाप ग्रह पर उतारा गया था। नार्सियनों को नहीं पता था कि वह यहाँ है, न ही ज्यादातर ग्रहीय सेनाओं को, क्योंकि सेंट्रल कमांड को भरोसा नहीं था कि उनके रैंकों में अभी भी लीक और संचार भंग नहीं हुआ है। अब उन्हें पता था कि पहले हमले कैसे किए गए थे, ग्रह पर डिजिटल सुरक्षा कितनी कमजोर थी। लेकिन उनकी पूरी कोशिशों और सुरक्षा कोड में बदलाव के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नार्सियन सेनाएं उनके संचार पर नजर नहीं रख रही थीं। दलदल के दक्षिण में एक ऐसे क्षेत्र में जहां बहुत कम कैप्लर सेनाएं भेजी गई थीं, एक बड़े शहर पर नार्सियनों ने कब्जा कर लिया था, और स्कैन से पता चला कि आगमन की अंतिम लहर का अधिकांश हिस्सा ग्रह के चारों ओर फैलने के बजाय वहां आया था। सेंट्रल कमांड के अनुसार इससे ये संकेत मिलता है कि वे ग्रहों के बीच अपने साथ कोई परिवहन उपकरण लाए होंगे, इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए फालेंक्स प्लास मेचा को भेजा गया। लेकिन युद्ध योजना में कहा गया था कि क्षेत्र में मेचा को पहले बचाव प्रयास शुरू करने के लिए किसी भी अतिरिक्त बल को समय पर पहुंचने से रोकना होगा। युद्ध क्षेत्र के किनारे पर एक विशाल गड्ढा था जो एक ही स्थान पर बार बार की गई बमबारी से बना था। 20 मीटर गहरे पानी में कार्पे नोक्टिम को बस झुकने की जरूरत थी, ताकि वह लगभग पूरी तरह से गहरे पानी में छिप जाए, जिससे दुश्मन को इस विशाल खतरे का पता न चल सके और वह उसके आने की तैयारी न कर सके। मरम्मत तकनीशियन पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे और कम क्षतिग्रस्त मेचा की मरम्मत कर रहे थे। हालांकि जनरल मॉन्स का ध्यान काम की कुशलता पर नहीं, बल्कि इस बात पर गया कि सैनिकों ने किस तरह से और सावधानी से एक निष्क्रिय मेचा से बचाव किया, जो एक हड्डी और कांसे के रंग का क्रूसेडर था, जिसके पतवार पर रक्त लाल खतरे की धारियां और लाल इकाई चिन्ह थे। वह नमूना उसके लिए अपरिचित था, लेकिन चिन्हों से पता चल रहा था कि यह अब्राहम कैप्लर का है। इसलिए जनरल ने मेचा की कमर के जोड़ पर लटके तख्ते पर ध्यान दिया, जो अभी भी खूनी रेजर तार में लिपटा हुआ था। पतवार का भी यही हाल था, और ढेरों नार्सियन खोपड़ियां और हथियार पाल्ड्रॉन और ऊपरी कवच के चारों ओर जंजीरों और हुकों से लटके हुए थे। युद्ध ट्रॉफियों के कारण नाम पट्टिका अस्पष्ट थी, लेकिन सामने की ओर लटका हुआ चिन्ह स्पष्ट रूप से पठनीय था। तारित का क्रोध, मेजर तारित निको का अंतिम विश्राम स्थल, जिन्होंने आमने सामने की लड़ाई में 100 नार्सियन पैदल सैनिकों को मार गिराया था। पास ही नार्सियन पैदल सेना का एक ढेर था, जो एक स्मारक चिता के आकार का था, हालांकि ऊपर का क्षेत्र साफ कर दिया गया था। अगर उस चिन्ह पर विश्वास किया जाए तो यही वह जगह थी जहां दुश्मन ने मेजर निको को रखा था, इससे पहले कि कैप्लर सेना उसे वापस उसके मेचा में ले जाती। जनरल मॉन्स ने याद किया कि तारित्स रेज के एक हाथ में आयरन डिस्ट्रॉयर और ऊपर एक एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें एक जोड़ी गॉन्टलेट्स थे, जिनमें से एक को बाकी यूनिट से मेल खाने के लिए जल्दबाजी में हड्डी के रंग में रंग दिया गया था, और युद्ध में हुए नुकसान के बीच यह नया रंग बेमेल लग रहा था। ये स्पष्ट था कि एक हाथ टूट गया था और किसी समय फिर से जोड़ा गया था, लेकिन किसी तरह ऐसा लग रहा था कि नुकसान सिर्फ दिखावटी था। जनरल मॉन्स ने गौर से देखा और पाया कि यूनिट की मरम्मत हो चुकी थी। कॉम्पोजिट कवच में सिर्फ एक परत का ही नुकसान हुआ था, ज्यादातर सिर्फ पेंट का, और सभी प्रणालियां ठीक से काम करती हुई दिख रही थीं। स्मारक बनाने का ये कैसा अजीब तरीका है, उसने मन ही मन सोचा, और जब तकनीशियन काम कर रहे थे तब वह अपने डेटा टैबलेट पर उपन्यास पढ़ने में लग गया। वह अभी अच्छे हिस्से में पहुंच ही रहा था कि तभी परिधि अलार्म बज उठा, जिसका मतलब था कि उस इलाके में नार्सियन सैनिक मौजूद हैं। जनरल मॉन्स पानी में थोड़ा और अंदर चले गए,
क्योंकि यह जरूरी था कि उन्हें पहले से पता न चले और रक्षात्मक सैनिक खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक शोर मचा कि एक घुसपैठिया इकाई बेस में घुस गई है। पैदल सेना तितर बितर हो गई और क्रूसेडर्स ने मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि भारी हथियार निकट सीमा के कारण नार्सियनों के साथ साथ उनके भी कई लोगों को मार देंगे। तभी अचानक टारित के क्रोध का मकबरा एक तीव्र गति से आगे बढ़ा, जो कि क्रूसेडर श्रेणी के मेचा के लिए संभव नहीं था। उसने अपनी तलवार और एक क्षतिग्रस्त लड़ाकू ढाल को जमीन से पकड़ लिया और आसानी से निकटतम नार्सियन सैनिकों के सिर को उड़ा दिया। जैसे ही खून बह रहा था, मेचा पर लगे युद्ध भोपू, जो ज्यादातर चेतावनी सायरन के तौर पर इस्तेमाल होता था, ने एक तीखी चीख मारी। हंसी। मेचा उन्हें मारते हुए उन पर हंस रहा था। उसके हाथ में ब्लेड धुंधला सा था, जो अगले कुछ सेकंड तक मरती हुई घुसपैठियों से बहते खून के फव्वारों से छिपा रहा। फिर हथियार जमीन पर गिर पड़े और तकनीशियनों ने पाया कि मेचा ठीक उसी जगह और उसी स्थिति में था जहां से वह शुरू हुआ था। बस खून के ताजा छींटे दिखा रहे थे कि यह लड़ाई कोई भ्रम नहीं थी। यह क्या था? किसी ने रेडियो पर फोन किया और जनरल मॉन्स ने मेचा को फिर से स्कैन किया। जीवन का कोई संकेत नहीं, न्यूनतम बिजली रीडिंग, जैसे कि यह किसी अन्य निष्क्रिय मेचा की तरह स्टैंड बाय मोड पर सेट किया गया था और सभी एच बंद थे, संभवतः अंदर से वेल्डेड थे। भूत। ये तारित के क्रोध का भूत है। कुछ लोगों ने इसे जोर से कहा, कुछ ने इसे केवल सोचा, लेकिन आम सहमति ये थी कि यह आंतरिक मकबरा संवेदनशील हो गया था। सिमुलेटर के अंदर प्रशिक्षण के पहले दिन के बाद कैडेट्स वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिख रहे थे जब मैक्स ने उन्हें पहली बार देखा था। यहां तक कि अकादमी के प्रशिक्षकों ने भी लॉग इन करके मैक्स के उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए समय निकाला था, क्योंकि यह सब ऐसा ज्ञान था जो उनके पास नहीं था। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षण अभ्यास के दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे, कुछ निश्चित रूप से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमरों में पतले सैन्य कंबलों के नीचे छिपने की कोशिश की। लेकिन प्रशिक्षकों द्वारा सभी को फिर से लॉग इन करने और काम पर वापस लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन हथियारों से फायरिंग भी शामिल थी। हालांकि पॉइंट फायरिंग तकनीक से वे सभी परिचित थे, लेकिन इसमें हेड्स अप टारगेटिंग सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों पर लीड डिस्टेंस की गणना और उनकी सटीकता बढ़ाने के तरीके भी शामिल थे। पल्स लेजर जैसे ऊर्जा हथियार, जिनसे ये इकाइयां सुसज्जित थीं, में यात्रा का समय नहीं होता है। पल्स प्रकाश की गति से लक्ष्य तक पहुंचता है, लेकिन गोली चलाने की इच्छा और मेचा द्वारा वास्तव में ट्रिगर खींचने के बीच थोड़ी देरी होती है, जिसका ध्यान रखना होता है। यह एक सेकंड का मात्र एक अंश है, लेकिन अधिक दूरी पर यह अंश लक्ष्य को उस स्थान से 1 मीटर से अधिक दूर पहुंचा सकता है जहां वह प्रक्रिया शुरू करने के समय था, विशेष रूप से उन पायलटों के लिए जिनकी प्रतिक्रिया और कमांड दर्ज करने का कौशल धीमा होता है। चूंकि ज्यादातर कैडेट स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसलिए पायलट के साथ कैप्लर स्टैंडर्ड पासिंग रेट सिमुलेशन को चालू करने का विकल्प भी मौजूद था। ये लाइन मेचा योग्यता परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम मानक की एक डिजिटल छवि मात्र थी, लेकिन यह इन तथाकथित पायलटों से कहीं बेहतर थी। बेहतर, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें यह असंभव लगे। इसलिए ज्यादातर ने इसे प्रतिस्पर्धा के लिए चालू कर दिया था। इन विशिष्ट बलों को ये साबित करना चाहते थे कि वे उतने असफल नहीं हैं जितना सेना ने उन्हें बताया था। दरअसल, अगर वे मानक पर खरे उतरते, तो मैक्स मान लेता कि सेना गलत थी। वे मानक पर खरे उतर सकते थे, बस उन्हें वहां तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितना ज्यादातर उच्च सिस्टम अनुकूलता वाले पायलटों को करनी पड़ती है। पैदल सेना के बीच ये सर्वविदित था कि क्षमता और सिस्टम अनुकूलता दो बहुत अलग चीजें थीं। हालांकि कुछ सैनिक तेज या मजबूत हो सकते थे, लेकिन जो जीवित रहते थे वे अपने काम में सबसे अच्छे होते थे। यही बात लाइन मेचा पर भी लागू होती है, जिन्हें अगर पायलटिंग में कोई गंभीर गलती होती तो नार्सियन आसानी से कुचल सकते थे। जब बाकी सभी लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, मैक्स ने कैडेटों के लिए कार्यक्रम के एक विशेष संस्करण के संपादन पर काम शुरू कर दिया। इसमें नार्सियनों को लक्ष्य बनाया गया था ताकि नए प्रशिक्षित सैनिकों को दुश्मन और उनकी पारंपरिक रणनीतियों से परिचित कराया जा सके। एक बार जब वे आसानी से चलना और अपनी राइफलों पर निशाना साधना सीख जाएंगे तो ये किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण होगा। बेस के बाहर स्थिति काफी शांत थी। मैक्स के मेचा का एक विंग हर समय पैदल सेना के साथ गार्ड ड्यूटी पर रहता था, दिन में 2 बार 4 घंटे की शिफ्ट में, लेकिन वहां देखने लायक ज्यादा कुछ नहीं था। जिस घाटी में वे थे वह काफी सुनसान थी और भूभाग स्वाभाविक रूप से सेना को उसके चारों ओर निर्देशित करता था, न कि उसके आर पार। पहला समूह इतनी बड़ी संख्या में यहां सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने लैंडर्स को आते देखा था।
जल्द ही पूरे 5 दिन बीत गए और अकादमी के कैडेटों को एक आधिकारिक युद्ध आदेश मिला, जिसमें उन्हें और दलदल के बीच एक ज्ञात नार्सियन स्थिति को साफ करने के लिए जाना था। यह आसान काम होना चाहिए था क्योंकि दुश्मनों की संख्या कम थी, लेकिन वे जमीन में धंसे हुए थे, इसलिए प्रतिरोध तो होगा ही। एरी, अल्फा स्क्वाड लेकर उस जगह का पता लगाने जाओ। कैप्टन, तुम्हारी पैदल सेना को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है। अपने साथ ज्यादा भारी हथियार भी ले आओ। मैक्स ने आदेश दिया और कर्नल ने एक छोटे गिलास में गेंदों का एक संग्रह घुमाया। कर्नल, वह क्या हो सकता है? उसने मेज पर गिरी रंगीन गेंद को देखकर पूछा। यादृच्छिक चयन, प्रत्येक गेंद का एक यूनिट नंबर होता है। हम आज यूनिट सी और यूनिट एफ को फिर से पोजीशन लेने के लिए भेजेंगे। कर्नल ने पुष्टि की और मैक्स ने उसे अजीब नजर से देखा। संख्या दोगुनी करने का मतलब है नार्सियों से लड़ने के लिए हैवी मेचा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्यादातर कैडेट वापस आ जाएं, तो सभी तैयार लोगों को भेजिए। मैक्स ने अपनी धारणा सुधारी। मैंने सोचा था कि चूंकि आपने तीसरा भेज दिया है, तो बस इतना ही काफी था। कर्नल ने कंधे उचका दिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बिताया था। स्कूल प्रबंधन में अपने कौशल और उपद्रवी कैडेटों को नियंत्रण में रखने के कारण वे उच्च पदों पर आसीन हुए थे। ये स्थिति का पता लगाने के लिए तो काफी है, लेकिन उस पर कब्जा करने के लिए शायद काफी नहीं है। सेंट्रल कमांड ने मेरे आदमियों को आपकी यूनिट के युद्ध के लिए पहुंचने से पहले वापस लौटने का आदेश दिया है, इसलिए ये साफ तौर पर आपके द्वारा यहां तैनात किए गए पायलटों के लिए एक परीक्षा है। मैं अपने आदमियों को जितना हो सके उतना पास रखूंगा, लेकिन आपात स्थिति में उन्हें आप तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। प्रशासक को ये स्पष्टीकरण समझ में आता है, भले ही वह इससे खुश न हो, लेकिन आदेश तो आदेश होते हैं और सेंट्रल कमांड उन पर कड़ी नजर रखेगी। कर्नल को तो पता ही है कि वे उसके कैडेटों के बुरी तरह असफल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अकादमी का पुनः आवंटन किया जा सके और उसे अयोग्यता के लिए कमान से मुक्त किया जा सके। जिस गृहीय अधिकारी ने उसे पदोन्नत किया था, वह बहुत पहले ही जा चुका है और बेड़ा अब उतना दयालु और विनम्र नहीं रहा, न ही उसके मानक उतने लचीले हैं। सभी योग्य छात्र सूट पहन लें और अपने मेचा में ईंधन और गोला बारूद की पूरी जांच कर लें। हमारा आधिकारिक मिशन 1 घंटे में शुरू होने वाला है, जब स्टेलवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट हमारे लिए दुश्मन की स्थिति का पता लगा लेगी। कर्नल सैंडर्स ने स्कूल के इंटरकॉम पर घोषणा की। पायलटों को उनके प्रशिक्षण सिमुलेशन से बाहर निकाला और हैंगर की ओर दौड़ पड़े, दुनिया को ये दिखाने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने सबक अच्छी तरह से सीख लिया है और वे असली पायलट हैं। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं, तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। मैक्स के स्काउट तुरंत निकल पड़े और संदिग्ध नार्सियन ठिकाने की ओर बढ़ गए। जहां तक उन्हें पता चला, यह एक स्काउट चौकी थी, जिसका उद्देश्य केवल संदेश पहुंचाना और तलहटी के उन ग्रामीण इलाकों में कैप्ला मेचा की गतिविधियों पर नजर रखना था, जिनका कोई खास रणनीतिक महत्व नहीं था। जैसा कि उन्हें डर था, नार्सियनों ने खुदाई कर ली थी, खाया और बनकर बना लिए थे, जिससे उन्हें आने वाली आग के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा मिल गई। साथ ही कैप्लर बलों के लिए उन्हें पहचानना भी कठिन हो गया। क्रूसेडर क्लास मेचा में लंबी दूरी पर दुश्मन के संकेतों का पता लगाने के लिए बहुत अच्छे सेंसर सिस्टम हैं, लेकिन एरी को पता था कि अधिकतम सेंसर रेंज के पास होने के बावजूद दिग्गजों द्वारा उसे नोटिस किए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए पास जाकर फिर पीछे हटने के बजाय उसने सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया, मानो वह किसी छोटे गश्ती दल के साथ दलदल में जा रही हो। यह एक सामान्य गतिविधि थी क्योंकि उस क्षेत्र में कई सेनाएं थीं और कक्षा से दलदल का निरीक्षण करना लगभग असंभव था। 1 घंटे बाद वे मुड़े और वापस आए, फिर से तेज कदमों से, मानो उन्हें दलदली क्षेत्रों के बाहर जो मिल रहा था उसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। दूसरा चक्कर दुश्मनों की संख्या और किलेबंदी की दोबारा जांच करने के लिए नजदीक था, लेकिन फिर भी उन्होंने नार्सियनों की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को आकर्षित नहीं किया। स्टालवार्ट, ये बुलवार्क है। हमारे पास दुश्मनों की संख्या है। कुल 30 से ज्यादा दुश्मन हैं और निर्धारित स्थान पर 4 भारी हथियारों के अड्डे हैं। हम सीमा से बाहर निकल जाएंगे और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। एरी ने मैक्स को सूचित किया ताकि वह कैडेट्स को भेज सके। तुमने उस अच्छी युवती की बात सुनी। अब जाने का समय हो गया है। अगर तुम्हारे पास लड़ाकू ढाले हैं, तो मेचा को आगे रखना याद रखना। वे प्लाज्मा के कम से कम 1-2 वार झेल सकते हैं, भले ही वे लाइन मेचा के लिए छोटे ही क्यों न हो। मैक्स ने कैडेटों से भरे हैंगर में आवाज लगाई, जिनका नेतृत्व उनके शिक्षक करने वाले थे।
यह कोई अभ्यास या प्रशिक्षण नहीं था और आज कोई भी अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए शिक्षकों ने पूरी सुबह ध्यान से अपनी रणनीति बनाने में बिताए। विंसेंट ने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि कोई भी युद्ध योजना पहले संपर्क में टिक नहीं पाती, इसलिए उन्होंने पहले मुकाबले में नार्सियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और फिर आगे की रणनीति के अनुसार कुछ योजनाएं बनाईं। जैसे ही वे बाहर निकले, मैक्स ने पूरी स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट, जिसमें पैदल सेना भी शामिल थी, को अकादमी और नार्सियनों के बीच के मध्य बिंदु पर पहुंचा दिया। इस तरह अगर कैडेटों को पीछे हटने की जरूरत पड़ी तो वे बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर होंगे और नार्सियनों को रोक पाएंगे, इससे पहले कि वे उन अप्रशिक्षित युवाओं का सफाया कर दें। इस बार काफिला इतना ज्यादा बेढंगा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ज्यादातर पायलटों का नियंत्रण वाकई आसान हो गया था और जब अल्फा स्क्वाड वहां से गुजरा तो यह नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खैर, कम से कम उन्हें चलना तो आता है। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पास आएं या यहीं किनारे पर रहें? अरी ने पूछा जब मेचा दूर से गुजरा। बस वहीं रुको, मुझे लगता है कि उन्हें जल्द ही हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वे सचमुच नार्सियनों पर छिपकर हमला करने का इरादा रखते हैं तो वे कमाल का काम कर रहे होंगे। उनमें से कोई भी किनारे पर नजर नहीं रख रहा है या खतरों की तलाश नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे दोस्ताना इलाके में टहलने निकले हों। नार्सियन सोचेंगे कि वे तब तक यूं ही चलते रहेंगे जब तक प्रशिक्षक गोली चलाने का आदेश नहीं दे देते। मैक्स ने हंसते हुए जवाब दिया। अकुशल पायलटों में एक विशेष मासूमियत थी, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था, जिससे उनकी उड़ान खतरनाक नहीं लगती थी, और इन कैडेटों ने बिना किसी सचेत प्रयास के इसे सीख लिया। क्या हमें उनका स्वागत बैटल कैनन के कुछ राउंड से करना चाहिए? विंसेंट ने पूछा जब उसने देखा कि अकादमी से लाइट मेचा लगभग अपनी स्थिति में आ चुके हैं। नार्सियनों पर कुछ गोले गिराना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उनके आदेश थे कि अकादमी को इसका ध्यान रखने दिया जाए और केवल आपातकालीन स्थिति में ही हस्तक्षेप किया जाए। ये कितना भी मजेदार क्यों न हो, हमें आदेश मिल गए हैं। गोलीबारी शुरू करने से पहले उनके बचाव के लिए बुलाने का इंतजार करो। मैक्स ने आह भरी, मेचा को अपनी जगह पर आते देखकर। वे वर्ग के अनुसार दो टुकड़ियों में बंट गए थे और उस स्थान के दोनों ओर जाने के लिए अलग हो रहे थे जहां नार्सियन लोग जमे हुए थे। हालांकि वे आसान हथियारों की पहुंच से बाहर थे, लेकिन केवल एक मूर्ख ही यह नहीं जान सकता था कि अब क्या हो रहा है। वे जानते हैं कि नार्सियन उन्हें देख सकते हैं, है ना? अरी ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। यदि वे नहीं जानते तो वे सीख ही जाएंगे, पॉल ने जवाब दिया, युद्ध शुरू होने के संकेतों के लिए सेंसर पर कड़ी नजर रखते हुए। अचानक ही नार्सियनों के हस्ताक्षर ऊर्जा और गर्मी से जगमगा उठे। फिर उनमें से एक समूह दूरी पर लाइन मेचा की ओर दौड़ा, क्योंकि कैडेटों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। उनके पास अनुभव भले ही न हो, लेकिन प्रशिक्षकों को कम से कम सिद्धांत तो पता था और उन्होंने अधिकतम हथियार सीमा से गोलाबारी शुरू कर दी थी। इससे उन्हें उन दिग्गजों को रोकने के लिए ज्यादा समय मिल गया जो लाइन मेचा से नजदीकी लड़ाई के लिए दौड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में कैप्लर इकाइयों में से सबसे छोटी इकाई के पास भारी बख्तरबंद नार्सियन के सामने नजदीकी लड़ाई में ज्यादा संभावना नहीं थी, भले ही वे सक्षम लड़ाकू थे जो कि इनमें से बहुत कम पायलट थे। यूनिट 3 खायों से निकल रहे लक्ष्यों पर गोलाबारी केंद्रित करें। उन्हें हम तक पहुंचने से रोकें। यूनिट 1 और 2 गोलीबारी जारी रखें। कमांड चैनल पर एक युवा प्रशिक्षक की आवाज आए, इससे पहले कि वह कसम खाकर अपना रेडियो सही आवृत्ति पर बदल दे। ऐसा प्रतीत होता है कि लाइन मेचा ने अतिक्रमण से बचने में अच्छा काम किया है, भले ही वे बहुत अधिक मेचा का उपयोग कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चार्जिंग बलून तक न पहुंचे। कुछ मेचा नार्सियन भारी हथियारों से गिर गए थे और बहुत से क्षतिग्रस्त हो गए थे। घनी घनी लाइन को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन खायों में गर्मी के निशान बिखर रहे थे और फिर वे आखिरकार टूट गए और दलदल में पीछे हट गए। कैडेट्स ने पीछे हटते हुए दिग्गजों का पीछा नहीं किया और मैक्स ने सोचा कि शायद यही अच्छा होगा। संख्या और स्थिति के लाभ के बिना वे बर्बाद हो जाते। दलदल में उन पर घात लगाना बहुत आसान था। शाबाश कैडेट्स, वापस आने पर मैं तुम्हारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव करूंगा। याद रखना कि सारे गिरे हुए उपकरण और खराब हो चुके मेचा को वापस लाना है। कर्नल सैंडर्स ने निर्देश दिया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उन खराब हो चुकी इकाइयों में से कई में मृत सहपाठी होंगे। हालांकि उनकी स्पष्ट निर्देश शैली काम कर रही है और पायलट लड़ाई की वास्तविकता के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं और बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और बेस पर लौट रहे हैं। कैप्टन कैटन,
उन नार्सियनों पर 2 बार टैप करो और भारी हथियार इकट्ठा करो। किसी ने कभी शिकायत नहीं की कि उनके बंकर में जरूरत से ज्यादा प्लाज्मा तोपें हैं। मैक्स ने चुपचाप आदेश दिया और पैदल सेना कमांडर ने अपनी यूनिट को फिर से स्टॉक करने जाने से पहले उसे अंगूठा दिखा दिया। नार्सियन प्लाज्मा तोपें एक पैदल सेना इकाई की तुलना में लाइन मेचा के लिए बेहतर आकार की थीं, लेकिन वे आत्मनिर्भर थीं और उनमें एक तिपाई भी थी जो उन्हें बंकरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती थी। मुफ्त हथियार सबसे अच्छे हथियार होते हैं जब आप उन्हें ऐसी जगह पर रखते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा आने वाली गोलाबारी का सामना करने की उम्मीद हो। वे प्रशिक्षित भी नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें मिशन पर भेजना ठीक है? पॉल ने मैक्स से एक निजी चैनल पर पूछा। शिक्षकों को या छात्रों को? दोनों को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे लड़ना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ना कहने का विकल्प है। मैंने सेंट्रल कमांड को यहाँ की तैयारी की स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है और वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके और हमारे साथ किसी मुश्किल लक्ष्य पर पूरी तरह से तैनात होने के लिए तैयार रहना होगा, मैक्स ने जवाब दिया। मैक्स के लिए संवाद की कमी एक समस्या बनती जा रही थी। उसे बेलमोंट में वापस जाना ज्यादा अच्छा लगता था, जब कम से कम उसे पता होता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यहाँ सीमित सिग्नल जो नार्सियनों को अंधेरे में रखने के लिए थे, उसे भी अंधेरे में रखते थे और उसे यह अंदाजा नहीं होता था कि आगे क्या होने वाला है जब तक कि आदेश न दिए जाएं। काश निको यहाँ होता और सैटेलाइट सिग्नल को हैक करके उसे बड़ी तस्वीर दिखाता। मेजर मैक्स, हमारे पास और आदेश हैं। सेंट्रल कमांड चाहता है कि न्यूनतम भर्ती आयु से ऊपर के सभी लोग ग्रिड ST-12 में शहर में संघर्ष की ओर बढ़ें। पैदल सेना की गति से इसमें 2 दिन लगेंगे। सेंट्रल कमांड को एक निजी संदेश भी मिला है। बेलमोंट से आपका नया दोस्त आपसे वहीं मिलेगा। एरी ने मैक्स को उसी क्षण सूचित किया जब अब्राहम केपलर से संकेत आया। स्टालवार्ट के अंदर चारपाई पर बैठा ध्यान कर रहा था ताकि अपने मन से उस धुंध को दूर कर सके जो उसकी पूरी जिंदगी पृष्ठभूमि में छाई रही है। उसे शक था कि ये उसके पिछले जन्म की छिपी हुई यादें हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान उसे युद्ध की पहली याद ताज़ा हुई थी। आज कोहरा सामान्य से कम लग रहा था और मैक्स ने आगे बढ़ना जारी रखा, इस उम्मीद में कि कोई प्रासंगिक स्मृति मिल जाए जिससे उसे उन पायलटों को प्रशिक्षित करने में मदद मिल सके जिनके पास सिस्टम नहीं था। अन्य राष्ट्रों ने ऐसा किया। निश्चित रूप से वह समय पर इस विधि को समझ सकता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उन्हें आक्रमण में शामिल होने के लिए शीघ्र ही वहां से निकलना पड़ा। उसका एकाग्र मन धुंध के ऊपर सूर्य की तरह था, जब तक कि अचानक यादें उसके सामने उमड़ने लगीं। उसके पुराने जीवन का अंत, पुनर्जन्म का वादा और फिर गर्भ में उसका समय। उसे निको की तरह साफ सुथरे ढंग से गर्भ में स्थानांतरित होना था, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया और उसका शरीर उन्हें संभाल पाया, उसे अपनी यादें वापस मिलनी थीं। लेकिन उसकी मां के नशे की लत ने उस शरीर को मार डाला था जिसमें वह स्थानांतरित हुआ था, और केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप के प्रभाव ने ही उसे जन्म लेने दिया। यही कारण था कि उसे अपने पिछले जीवन को याद करने में इतना समय लगा, और अब भी उसका बहुत कुछ हिस्सा या तो खो गया है या बंद पड़ा है। उसे अभी भी अपनी जवानी की यादें बिल्कुल याद नहीं थीं, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त रंगरूटों की कुछ झलकियां जरूर थीं। लेकिन ये कोई साधारण पायलट नहीं थे, उनमें से ज्यादातर इंसान भी नहीं थे, या कोई ऐसी प्रजाति भी नहीं थी जिसे मैक्स पहचानता हो। उसके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी दूर जगह से आया होगा जहां कई प्रजातियां तो हैं, लेकिन तकनीक भी वैसी ही है। अपनी कुछ यादों ने उसे एक इंसान के रूप में दिखाया था, इसलिए उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी उसकी वर्तमान जिंदगी से ज्यादा मिलती जुलती है। चूंकि मैक्स की अपनी यादें खो गई थीं, इसलिए उसने निको की यादों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके लोगों ने अपने पायलटों को जेनेटिकली इंजीनियर किया था, लेकिन इससे मैक्स को काम करने के लिए कुछ मिल जाएगा। बचपन की बहुत अधिक यादें नहीं थीं, और जब उन्होंने बचपन में उसकी स्मृति से जो कुछ निकाला था, उस पर गहराई से विचार किया तो जो पाया वह और अधिक परेशान करने वाला था। उसका पिछला जीवन मानवाधिकारों या युद्ध अपराधों में विश्वास नहीं रखता था। वे युद्ध और खून खराबे में विश्वास रखते थे। जब वे युद्ध में जाते थे तो अरबों लोग सबसे भयानक तरीके से मारे जाते थे, जिसका उद्देश्य किसी ऐसे धर्म का सम्मान करना था जिसे मैक्स समझ नहीं पाता था। उसके पिछले जीवन को गहराई से देखने पर मैक्स को निको के बारे में बहुत कुछ पता चला। वह अपनी जान की परवाह न करने वाली कोई आक्रामक पायलट नहीं थी। नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक नरसंहारी सनकी थी जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। कम से कम पुनर्जन्म से पहले तो वह ऐसी ही थी। प्रश्न ये था कि उसने अपने पिछले जीवन से जो सीखा और फिर इस जीवन में जो कुछ उसने बंद रखा, उसका उसके व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव पड़ा।
निश्चित रूप से वह अब उस खून से सने पुराने धर्म का पालन नहीं करती थी। उसके दिमाग में बिताए गए हर समय से उसे इसका एहसास हो जाता था, लेकिन वह अभी भी एक लड़ाकू पागल थी, जो या तो एक साइड इफेक्ट हो सकता है या उसके व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। जब मैक्स उसके व्यक्तित्व के बारे में सोच रहा था तो उस व्यक्ति को कार्पे नोक्टियम से जुड़े क्रूसेडर्स द्वारा बुरी तरह से जगाया जा रहा था। भूत, ओ भूत, हमें फिर तुम्हारी जरूरत है। बारूदी सुरंगें साफ हो गई हैं और हम अगली लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पायलट ने खुले चैनल से उड़ान भरने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तभी उसके कवच पर जोरदार धमाका हुआ जिससे निको लगभग अपनी सीट से हिल गया। उठो, युद्ध का समय आ गया है। जनरल मोन्स ने अपने इंटरकॉम पर जोर से घोषणा की और तारित का क्रोध उठ खड़ा हुआ। उसने तलवार और उसके लिए तैयार की गई नई ढाल को पकड़ लिया। लो, चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा रेडियो काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी के लिए बस ग्रुप के साथ चलो। हम कुछ ही दिनों में स्टालवार्ट स्पेशल टैक्टिक्स यूनिट से मिलने वाले हैं और तुम अपने प्यारे प्यारे के पास लौट सकते हो। जनरल मॉन्स के भाषण से तारित्स रेज के स्पीकरों से एक अजीब सी हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन मेचा ने उसे सम्मानपूर्वक सलामी दी और फिर फालेंक्स प्लास के विशालकाय मेचा के साथ उसके निजी रक्षक के रूप में खड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं, या क्या यह मेचा हर बार जब जनरल उससे बात करता है तो एक क्रोधित भूत की तरह लगता है? पैदल सेना के एक सैनिक ने, जो अब लंबी यात्रा के लिए एक जलथल थल वाहन में बैठा था, अपने बगल वाले आदमी से फुसफुसाते हुए पूछा। चुप रहो, वरना वह तुम्हें सुन लेगी। दूसरे आदमी ने अफवाहों पर विश्वास न करते हुए आंख मारकर जवाब दिया। तभी हड्डी और रक्त जैसा लाल क्रूसेडर उसकी ओर मुड़ा और सामने की कवच प्लेट के नीचे आंख जैसे सेंसर, जिन्हें प्यार से हेलमेट कहा जाता था, उसमें मजबूती से बंद हो गए। माफ करना, दूसरे सिपाही ने बुदबुदाया और मेचा ने फिर से दूसरी ओर देखा। क्रूसेडर के कवच के चारों ओर सेंसर लगे होते हैं, उसे देखने या सुनने के लिए उसकी ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब वह इसके बारे में बोलता था तो मेचा जिस तरह से उसकी ओर मुड़ता था, ऐसा महसूस होता था कि वह वास्तव में जीवित है। अपने कॉकपिट के अंदर जनरल मॉन्स ने आंखों में उदासी लिए अपने सह पायलट की ओर रुख किया। वे कमांड ओवरराइड की मदद से तारित्स रेज के साथ वीडियो लिंक स्थापित करने में कामयाब रहे थे। मेजर निको वहां मौजूद थीं और अपनी भयानक हालत के बावजूद संभवतः जीवित थीं। लेकिन उसके पास मेचा को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता का स्पष्ट अभाव था। वह अपनी सीट पर स्थिर बैठी रही, जबकि तारित का रेज आसानी से चल रहा था और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। क्या हमारे पास कोई विश्लेषण है? जनरल ने अपने दूसरे कमांडर से पूछा, जिसकी जन्मजात प्रतिभा अन्य सिस्टम संगत मनुष्यों की स्थिति और हालत का विश्लेषण करना था। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली चोटों के अलावा हाल ही में ठीक हुए आंतरिक नुकसान के निशान हैं। उसकी स्वर तंत्रिकाएं जल गई हैं और घाव पर निशान है, और हेलमेट के वाइजर के नीचे कोई आंखें नहीं हैं। लेकिन उसकी हालत स्थिर है और धीरे धीरे सुधर रही है। पायलट ने श्रद्धा से फुसफुसाते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन चोटों के बाद कोई भी बच गया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ये संदेश कार्पे नोक्टियम के डिस्प्ले पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई दिया, जिसे तारित के रेज से आया हुआ बताया गया। वे देख सकते थे कि पायलट बिल्कुल भी नहीं हिला था, लेकिन जनरल मॉन्स को याद आया कि मेजर निको एक हैकर थी, जो अपनी जन्मजात प्रतिभा का इस्तेमाल कर रही थी। ये बात किसी भूत या प्रेतबाधित मेका से ज्यादा तार्किक थी। सभी लोग बाहर चले जाएं, जनरल ने घोषणा की और काफिले को आगे बढ़ाया, और वह शपथ ले सकता था कि उसने वीडियो लिंक के अचानक कट जाने से पहले मेजर निको के क्षत विक्षत चेहरे पर मुस्कान देखी थी। स्टेज एरिया में हमसे मिलने के लिए एक ऑगमेंटिक सर्जन का इंतजाम करो। उसे उन लोगों के साथ खिलवाड़ करने में बहुत मजा आ रहा है जो उसे भूत समझते हैं। जनरल मॉन्स ने दलदल से होते हुए अपने सैनिकों का पीछा करते हुए आदेश दिया। बेलमोंट पर एक नया दोस्त। इसका मतलब जरूर होगा कि जनरल मॉन्स ग्रह पर थे और वे शहर पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने वाले थे। सम्राट, उनकी मदद करो, ये बहुत गड़बड़ होने वाला था। जनरल मॉन्स ने युद्ध के दृश्य को देखते हुए आह भरी। दलदल से निकलने के बाद से ये तीसरी बार था जब उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नार्सियनों को पता न हो कि वह यहाँ है, और संभवतः उन्हें ये भी पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी टुकड़ी पर जितने सैनिक फेंके थे उससे ये भी पता था। हालांकि नार्सियनों का मनोबल कम था, उनके अपने निजी घोस्ट मेचा के कारण। तारित का रेज अब पूरी तरह से एक निकट युद्ध इकाई बन चुका था, और मेजर निको को शत्रुता के पहले संकेत पर ही युद्ध में कूदने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि युद्ध शैली अजीब थी।
ये केपलर मिलिट्री द्वारा सिखाई गई कोई शैली नहीं थी, लेकिन जनरल ने पहले जो भी युद्ध शैली देखी थी उससे कहीं ज्यादा कारगर थी। उन्होंने पहले भी लड़ाकू भिक्षुओं से लेकर तलवार चलाने वाले सिग्नस अधिकारियों तक सटीक और न्यूनतम निकट युद्ध शैलियां देखी थी, लेकिन यह अलग थी। इसमें युद्ध कलाओं की वह गरिमा में उपस्थिति नहीं थी जिससे वह परिचित था, जिससे ऐसा आभास होता था कि योद्धा किसी महान विजय के लिए प्रयासरत है। किसी न किसी तरह सभी प्रहार या तो सीधे नीचे की ओर शरीर को दो भागों में विभाजित करने के लिए होते थे या फिर थोड़े ऊपर की ओर हवा में रक्त की धाराएं फेंकने के लिए। कार्पे नोक्टेम के निजी रक्षक कमांडर, जिसकी पंक्ति में निको ने स्थान चुरा लिया था, के अनुसार केपलर सेनाएं भी तारित के क्रोध के बहुत करीब नहीं जाना चाहती थीं, कहीं ये भूल न जाए कि वह किस ओर है। क्या आतंकवादी रणनीति वास्तव में आवश्यक है? जनरल मोन्स ने मेजर निको से पूछा। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वह वास्तव में रेडियो सुन सकती थी और उन्होंने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। जवाब में उसने अपनी तलवार की नोक से एक विशालकाय को हवा में उछाल दिया, फिर तैरते हुए शरीर को अपनी तलवार के सपाट भाग से मारा, जिससे वह 100 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। शेष नार्सियन सेनाएं टूट गईं और भाग गईं। आप जानते हैं, अगर मैं ये साबित कर सकता कि आप मुझे सुन सकते हैं, तो मैं आप पर अवज्ञा का आरोप लगा दूंगा। जनरल मोन्स ने संचार काटने से पहले बड़बड़ाया। युद्ध के बाद तारित का क्रोध दल के सबसे आगे आ गया ताकि वह दुश्मन का पता लगाने और उस तक पहुंचने वाला पहला दल बन सके। ये रणनीति नार्सियनों को इकाई के पास आने से रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। इससे पहले उन्होंने केपलर बल की संख्या को कम करने के लिए तेजी से हमले शुरू किए थे, इससे पहले कि कार्पे नोक्टेम प्रतिक्रिया करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दे। अब वे सक्रिय रूप से उस स्तंभ से पूरी तरह बचते रहे, यहां तक कि जब उन्हें क्षितिज पर देखा तो भाग खड़े हुए। उनके पास स्टेजिंग एरिया तक पहुंचने के लिए एक और दिन था जहां केपलर सेनाएं युद्ध से पहले मिलेंगी और जनरल स्टालवार्ट और उसके पायलट मेजर मैक्स से मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। वह युवा पायलट ही एकमात्र ऐसी थी जो मेजर निको को मजबूती से काबू में रख सकती थी, और उसे सहज ही पता था कि फटकार लगने से पहले वह नियमों को कितनी हद तक तोड़ सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उसने सैनिकों को डरा दिया था। कुछ दूसरे नजदीकी युद्ध पैटर्न वाले क्रूसेडर्स ने उसकी युद्ध शैली की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी काफी धीमे और कहीं ज्यादा अनाड़ी थे। इसका कुछ श्रेय अभ्यास को दिया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तारित के क्रोध में मारे गए लोगों की संख्या बाकियों की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। मैक्स मीटिंग स्थल से एक दिन की दूरी पर अकादमी पायलटों की टुकड़ी के पीछे अपनी विशेष रणनीति इकाई के साथ और नेतृत्व में था। उन्हें अपने आप में एक सैन्य बल माना जा सकता है, लेकिन अधिक प्रशिक्षित और प्रशिक्षित सैनिकों के साथ उन्हें ले जाने से उन्हें मीटिंग के रास्ते में देखने और सीखने का मौका मिलता है। उनमें से प्रत्येक के मेचा में एक शिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, जो उन्हें सुचारू संचालन और अधिक सटीक निशाना लगाने के लिए संकेत और तरकीबें दे रहा था। यह एक बेहद अनियमित उपाय था, लेकिन हर बार जब उनका सामना किसी नार्सियन गश्ती दल से होता था, तो किए गए सुधारों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। मैक्स को पूरी उम्मीद थी कि अगले दिन जब वे गंतव्य पर पहुंचेंगे, तब तक कैडेट्स गृह पर उतरे सैनिकों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। किसी भी अन्य यूनिट कमांडर को यह नहीं पता था कि स्थानीय गुरिल्ला कितने निम्न स्तर पर काम कर रहे थे, इसलिए इनलाइन मेचा पायलटों को देखना उनके लिए उनके साथ पहला अनुभव होगा और ग्रह के बारे में उनकी धारणा बनेगी। मैक्स को मिलिट्री अकादमी में प्रथम वर्ष का छात्र बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसने पहले कभी वास्तविक मेचा को छुआ तक नहीं था, इसलिए वह कम से कम कैडेटों के साथ सहानुभूति रख सकता था, भले ही वह कभी उनके स्थान पर न रहा हो। कैंप लगाओ, 4 घंटे का ब्रेक लो और फिर हम मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। मैक्स ने आदेश दिया और यूनिट को रात के लिए 2 पहाड़ियों के बीच एक खोह में जाने का निर्देश दिया। युद्ध की रणनीति के तौर पर निचली जमीन पर कब्जा करना सही नहीं था, लेकिन इससे वे नजरों से ओझल हो जाते और आराम के दौरान उन पर घात लगाकर हमला होने की संभावना कम हो जाती। जिन दुश्मन इकाइयों का उन्होंने सामना किया था, उनमें से कई ने उन्हें पीछे से पछाड़ दिया था, और वे जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। अगर उसने कभी सोचा भी था कि कोई बड़ा हमला उसे चौंका सकता है, तो यात्रा के पहले दिन ही उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। अब वह बस सभी को जिंदा शुरुआती लाइन तक पहुंचाना चाहता था और अपने नए आदेशों का इंतजार करना चाहता था। सूरज निकलने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने फिर से चलना शुरू किया था कि मैक्स को अपने स्कैन पर एक जाना पहचाना संकेत दिखाई दिया। कार्पे नोक्टेम हैवी मेचा की एक बड़ी टुकड़ी के पीछे था और उन पर नार्सियन तोपखाने का हमला हो रहा था, जो उनके दाहिने किनारे पर एक घाटी में तैनात था। वही दाहिना किनारा जहां से उसकी टुकड़ी आ रही थी।
सभी इकाइयां आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य तोपखाना अड्डा है। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे, उतनी ही कम संभावना होगी कि वे समय पर लक्ष्य बदलकर हम पर गोली चला पाएं। मैक्स ने आदेश दिया और लाइन मेचा लक्ष्य की ओर दौड़ने लगा। काफिले पर हमला कर रहे नार्सियनों ने तेजी से आगे बढ़ रहे क्रूसेडरों को रोकने के लिए हमलावर दस्ते भेजे थे, और ऐसा लग रहा था कि इसी ने उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लाइन मेचा दुश्मन की किसी भी गोलीबारी का सामना किए बिना 700 मीटर दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा। लाइन मेचा, पोजीशन ले लो और अपनी इच्छानुसार फायर करो। अटैक पैटर्न ए, कर्नल सैंडर्स ने आदेश दिया। पैटर्न ए बहुत आसान था। हर कोई रुक जाता, घुटने टेककर खुद को छोटा और स्थिर बनाता, फिर सबसे पहले अपने पास आने वाली किसी भी चीज पर गोली चलाता, और फिर किसी भी बड़ी खतरे वाली चीज पर। रणनीति के तौर पर यह हास्यास्पद रूप से सरल था। युद्ध तकनीक के तौर पर यह कैडेट्स की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक थी। मैक्स का ध्यान नार्सियन रक्षात्मक ठिकानों को नष्ट करने पर था, ताकि लाइट मेचा उन तक पहुंच सके। इसलिए उसने यह नहीं देखा कि जनरल की लड़ाई कैसे चल रही थी, जब तक कि अचानक उसके रडार ने क्रूसेडरों की एक घनी पंक्ति को तोपखाने की स्थिति में भागते हुए नहीं देखा। सबसे आगे एक अस्थि और कांसे का योद्धा तलवार और ढाल लिए हुए था, जो अपनी पूरी ताकत और गति से दिग्गजों की भीड़ को बलपूर्वक चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे बाकी योद्धा जमीन पर गिरे हुए नार्सियनों को काट रहे थे, और इतने पास खड़े थे कि कोई भी उनके बीच आकर काफिले को तोड़ न सके। निको, मैक्स ने हौंफते हुए कहा। उसने एक हड्डी जैसे सफेद कारपेस खोल पर उन खतरनाक धारियों को पहचाना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, एक पैर के तलवे पर फीके और टूटे हुए स्माइली चेहरों को, जो